वेलकम बैक क्लास टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और अब चैप्टर 8 हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके टॉपिक्स थियोरेटिकल टॉपिक्स हम ख़त्म कर चुके हैं। तो नाउ टुडे इज़ टाइम टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइजेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 8। शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं हम, और इसमें जो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस the questions we have to do are from question number 8.3. Now I'm going to uh, answer the question 8.3 that says, is it possible for two identical waves traveling in the same direction along a string to give rise to a stationary wave? क्या ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है, दो आइडेंटिकल वेव्स हों, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो क्या स्टेशनरी वेव बन सकती है? क्वेश्चन 8.3 में हमसे ये पूछा गया है। तो क्लास जब हमने स्टेशनरी वेव का टॉपिक भी किया था, तब भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर एक स्ट्रिंग है, दो पॉइंट्स के दरमियान वो टाई हुई है थ्रू सम टेंशन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको प्लग करें और उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती थी वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करती थी, रिफ्लेक्ट बैक होती थी अपनी टाइम पोजीशन से, और दोबारा से जब सुपरपोज होती थी तो हमारे पास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बनती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेव्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और वो जब आपस में मिलें तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बनाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना दोनों वेव्स का ज़रूरी है। So this is question 8.3. Now come towards the question 8.6, which says, why does sound travel faster in solids than in gases? साउंड वेव सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं गैसेस की बजाय, और यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो क्लास हमने जब ये टॉपिक किया था, हमने एक फार्मूला कैलकुलेट किया था। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8.6, and according to the formula of velocity of sound waves, this velocity is proportional to E over rho, where E is a modulus of elasticity and rho is the density of the material, जिसमें या density of the medium जिसमें से भी वेव पास कर रही है। तो अब हमें इतना पता है कि सॉलिड की डेंसिटी गैसेस से बहुत ज़्यादा होती है, और सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गैसेस की बदौलत बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रेशो है ई ओवर रो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू गैसेस। मतलब कि ई ओवर रो for solid is very greater than E over rho ratio for gases. So we can say that velocity of velocity of sound is very greater than solid में बहुत ज़्यादा होती है as compared to gases. So now come towards question 8.7, that says, how are beats useful in tuning musical instruments? beats किस तरह से फ़ायदेमंद है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए, और इसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले कि बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो क्लास हमने बीट्स वाला टॉपिक भी पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें बहुत मामूली सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, when they sound it together they will provide us या they will produce beats. जब भी दो इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसी मामूली से डिफरेंस के साथ मामूली से फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के साथ आप सुनेंगे तो वो बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वही फ्रीक्वेंसी होती है जो दोनों इंस्ट्रूमेंट के आपस में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है। तो ये बीट्स थी। अगर अब हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, या हम किसी फ्रीक्वेंसी पे ख़ास फ्रीक्वेंसी सोच लेते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 हर्ट्ज़ मैंने फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यून करनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो इसके लिए मैं एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लूँगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता होगी, हमें पता होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम दोनों को एक जैसा सुनेंगे, दोनों को जब एक ही जैसी जगह, जो दोनों को एक ही दोनों में मामूली सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, और जब हम सुनेंगे उनको टुगेदर तो हमें बीट सुनाई देंगी, क्योंकि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस मौजूद था। अब हम
हम चाहते हैं कि जो हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी है वो भी उतनी ही हो जाए जितनी कि नॉन फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे दोनों इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ट्यूनिंग करेंगे हम सेकंड इंस्ट्रूमेंट की इस तरह से कि जब दोनों को हम इकट्ठा सुने तो दरमियान में हमें कोई भी बीट सुनाई ना दे, बल्कि बीट्स ज़ीरो हो जाएं। तो तब हम कहेंगे इस पॉइंट पर कि अब जो फ्रीक्वेंसी नोन है दूसरे इंस्ट्रूमेंट की भी वही फ्रीक्वेंसी है, सो दैट हमें कोई भी बीट नोट सुनाई नहीं दिया। तो ये 3 क्वेश्चन शामिल थे आपके स्मार्ट सिलेबस में। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8.1 देखिए, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम ए रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर। लैम्डा 1 आपको दी गई है, किसी भी रेडियो ट्रांसमीटर्स में से पास होने वाली वेवलेंथ है 1500 मीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी दी गई है F1 200 किलो हर्ट्ज। What is the wavelength for a transmitter operating at 1000 kilohertz? सेकेंड वेवलेंथ क्या होगी किसी भी ट्रांसमीटर की जो कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, 1000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, एंड विद व्हाट स्पीड, एंड स्पीड क्या होगी, इन रेडियो वेव्स की स्पीड क्या होगी। सो वी हैव टू फाइंड द लैम्बडा 2 अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड वेलोसिटी ऑफ दैट रेडियो वेव्स। तो इसके लिए सबसे पहले वी नो दैट हम वेलोसिटी ऑफ चैप्टर 8 में ही हमने इधर ही पढ़ा है कि वेलोसिटी का फार्मूला किस तरह से हम लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हम F1 लैम्डा 1 करें तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इजीली 200,000 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, मीटर में ही है 1500। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 3 into velocity of radio waves 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली लेट्स सपोज हमने ये सही किया है 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 1500 मीटर। ओके, आई होप you can calculate it easily by the use of calculator, by using calculator। ओके, उसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है रेडियो वेव की, और अब रह क्या गया है इसमें हमारे पास रह गई है वेलोसिटी फाइंड हो चुकी है एंड लैम्डा 2 रह गया। ओके, लैम्डा 2 वी कैन फाइंड लैम्डा 2 बाय यूजिंग द फार्मूला v also equals to f2 lambda 2 एंड लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू v ओवर f2। सो v क्या है हमारे पास, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 डिवाइडेड बाय f2 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 2 मीटर। सो नाउ आज मेरा गला जो है ना ओके, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 8.3 पे। दैट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग से कोई आप को नोट मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, डाटा मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती जाती हूँ। फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली है F1 दैट इज़ इक्वल टू 300 हर्ट्ज, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट। इस नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दो केसेस हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/3 of the original length by 1/3 without changing the tension। टेंशन आपने चेंज नहीं करनी। फर्स्ट केस में आपने क्या करना है, लेंथ चेंज करनी है, और सेकंड पार्ट है इसका द टेंशन इज इंक्रीज बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर।
सेकंड पार्ट में आपने लेंथ चेंज नहीं करनी बल्कि टेंशन चेंज करनी है और कैलकुलेट क्या करना है कि नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। और बहुत आसान सवाल है। इसके लिए सबसे पहले हमें वो फार्मूला चाहिए जिसके थ्रू हम लेंथ चेंज करेंगे, हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी या नई लेंथ आएगी। तो हम सबसे पहले मतलब कि अगर ये F1 है सो वी हैव टू कैलकुलेट F1 प्राइम। और F1 किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था F1 का फार्मूला 1/2L F/m टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ अंडर रूट। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सो क्लास अब हमें क्योंकि चेंज लेंथ चाहिए, अगर हम लेंथ चेंज करेंगे तो दैट मीन्स कि ये फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। और लेंथ हमने कितनी चेंज करनी है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। सो एल प्राइम हमारे पास कितना होगा, हम पहले एल प्राइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चेंज लेंथ है एल प्राइम और ये ओरिजिनल में से अगर 1/3L माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 2/3L एल प्राइम। तो अब मेरे पास जो नया फार्मूला आएगा जो हमने असल में कैलकुलेट करना है F1 प्राइम, वो क्या होगा 1/2L प्राइम F/m अंडर रूट। और अब मैं इसमें 1/2L प्राइम की वैल्यू पुट करें, 2/2L/3 वो ऊपर चला जाएगा F/m अंडर रूट। और अगर इसको मैं इस तरह से करूँ 3/2 1/2L F/m अंडर रूट, तो इसको मैं कंपेयर करूं अगर ये F1 प्राइम है। नाउ ऑन कंपेयरिंग इट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट ये 3/2 को हम साथ रखें तो ये क्या बनता है, ये F1 ही बन जाता है। सो नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट द F1 प्राइम बिकॉज हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। ये 3/2 इंटू F1 के बराबर होगा। F1 हमें दिया गया है 300, so it will be equal to 450 hertz. Now comes towards the second part. सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम नया फार्मूला F1 प्राइम का कैलकुलेट करेंगे ऑफ कोर्स बाय चेंजिंग नाउ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और टेंशन कितनी हमने चेंज करनी है, बाय इंक्रीज। टेंशन हमने इंक्रीज करनी है बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ। अब टेंशन हम पहले इसकी इंक्रीज कर लेते हैं। लेट कॉल इट F प्राइम, न्यू वाली टेंशन। ये कितनी होगी, पुराने वाले टेंशन F से हम डिनोट कर रहे थे प्लस इसमें ऐड कर देंगे F/3। नई टेंशन ऐड हो जाएगी क्योंकि इससे टेंशन इंक्रीज होके F प्राइम आ जाएगा। और हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 4F/3 के बराबर। और ये हमारे पास F प्राइम की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम अब ये हमारा F1 प्राइम ये क्या होगा, F1 प्राइम वी नो दैट 1/2L F प्राइम बाई M, नए वाला फार्मूला 1/2L। अब आप F प्राइम की वैल्यू पुट कीजिए 4F/3M अंडर रूट। और इसको अगर मैं लिखूँ 1/2L 4/3 को बाहर ला रही हूँ, 4 को जब अंडर रूट लूँगी तो ये 2 हो जाएगा और बट 3 विद अंडर रूट बाहर आएगा, बाकी F/m वैसे ही रहेगा। और ये कैंसिल नहीं करना हमने, 2/√3 1/2L F/m अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3। ये क्या बना है, दोबारा से F1 बन गया है। तो F1 प्राइम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय F1 है 300। तो F1 प्राइम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 346। यहाँ से F नई वाली जो फ्रीक्वेंसी वो 346 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। ओके क्लास, नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 8.5। प्रॉब्लम 8.5 का पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। दैट सेज एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप ये हमें दी 50 सेंटीमीटर और 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² और 0.5 मीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट की फ्रीक्वेंसी F1 आपने फाइंड करनी है एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक, और इसका मतलब है कि आपने F2 भी फाइंड करना है। कब कब, पहला केस है कि केस A है व्हेन द ओपन एट बोथ एंड्स, ऑर्गन पाइप जो है दोनों साइड से ओपन हो। इसका ये मतलब है कि अगर ये हमारा ऑर्गन पाइप है तो ये
इस तरह से इसमें नोट प्रोड्यूस होगा, दोनों साइड से ये ओपन है। सो अब हम इसमें F1 कैलकुलेट करेंगे और F2 सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट करेंगे। पहले हम F1 कैलकुलेट कर लेते हैं, और F1 कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट F1 का जो फार्मूला है V ओवर लैम्डा 1 के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देती हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस डायग्राम। अगर आप देखें यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड, दरमियान में नोड। अब डिस्टेंस बिटवीन वन एंटी नोड एंड नोड इज़ लैम्डा 4, तो और ये प्लस लैम्डा बाय 4। यहाँ से जब हम लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा 1 है, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा 1 बाय 4 और लैम्डा 1 बाय 2। सो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितनी बनेगी? लैम्डा 1 बाय 2, और लैम्डा 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2L के। ओके क्लास, इसको यहाँ पुट करिए जल्दी जल्दी। F1 हमारे पास आ जाएगा V ओवर लैम्डा 1 किसके बराबर है? 2L। एंड द स्पीड ऑफ साउंड हैज़ बीन गिवन एज 350 डिवाइडेड बाई 2 एंड लेंथ इज गिवन बाय 0.5। सो F1 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 350 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज। और अब क्योंकि हमें नेक्स्ट हार्मोनिक भी कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हार्मोनिक हम कैलकुलेट अब आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट F2 इज इक्वल टू 2F1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 करिए 350, ये हमारे पास आ जाएगा 350 700 हर्ट्ज। ये हो गया हमारा पार्ट ए कंप्लीट। नाउ कम टूवर्ड सेकंड पार्ट दैट सेज कि अब हमने सेकंड कंडीशन ये है कि ऑर्गन पाइप का एक एंड जो है वो क्लोज हो, क्लोज एट वन एंड। सो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला केस है, ये एक एंड एक साइड पे क्लोज है, तो ये ऐसे एक नोट जो बनेगा वो इस तरह का होगा। और ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास किसके बराबर होगी? डिस्टेंस बिटवीन वन एंटी नोड, ये हो जाएगा लैम्डा 2 लिख लें, या लैम्डा बाय लैम्डा, ये क्योंकि सेकंड पार्ट है तो मैं लैम्डा 2 कर लेती हूँ, लैम्डा 2। ये लेकिन ये कि अभी हमने क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक भी कैलकुलेट करना है तो लैम्डा 1 ही कर लेते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल आर बेसिक हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। सो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, वन डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड लैम्डा 1 लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4L के बराबर। सो अगर अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला by using the formula for the speed of sound, F1 equals to V over lambda 1 और V over 4L। so यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी दी गई है 350 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना है 0.5, और ये मेरे पास आ जाएगा 175 हर्ट्ज आंसर। ओके, ये आ गया है फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक हमारा, अब अगर आप बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ सेकंड हार्मोनिक इस केस के लिए स्पेशली, वो हमें F3 पे मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, हमने इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लिया था कि सेकंड जो इस केस में हमारे पास स्पेशल ये वाला केस है जिसमें वन एंड क्लोज होता है, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक F3 पे बनता है और सेकंड हार्मोनिक F5 पे, थर्ड हार्मोनिक F7 पे। ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास होते हैं, तो F3 मल्टीप्लाइड बाई 3F1, F3 3 मल्टीप्लाइड बाई F1 आ जाएगा 175, और ये हमारे पास आ जाएगा 525 हर्ट्ज। और इसके साथ ही क्लास ये हमारे पास आ गया है सेकंड हार्मोनिक ऑफ केस बी। अच्छा ओके क्लास, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, और नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द चैप्टर नंबर 9। गुड लक।